नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रावी विद्यापीठ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास स्टार्ट किया है एनडीए और सीडीएस के लिए, जिसमें मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं इतिहास। जीएस का एक सिलेबस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है इतिहास, और इतिहास में मैंने आपको लास्ट की एक क्लास कराई थी जिसमें कुछ छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया, भारत का नामकरण। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास होगी आपकी प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, यानी कैसे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत इतिहास को जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारत को इतिहास को जानने के दो सोर्सेज मैंने आपको दो आधार पर इन्हें बांटा गया है। पहला आधार है पुरातात्विक आधार, यानी ऐसे स्रोत जो पुरातत्व विज्ञान से हमें मिले हैं, यानी पुरातत्व खुदाइयों के द्वारा हमें मिले हैं। ठीक। दूसरा साहित्यिक स्रोत, ऐसे स्रोत जो हमें किताबों से मिले हैं, यानी धार्मिक ग्रंथों से मिले हैं, विदेशी विवरण के साथ मिले हैं। ठीक। तो देखेंगे हम पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है बेटा इसमें अभिलेख पढ़ना है, दूसरा सिक्के पढ़ने हैं, इसी में मृदभांड इसी में आते हैं, मूर्ति कला इसी में आती है, चित्रकला इसी में आती है और स्मारक भवन इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में आपका देखा जाएगा तो हमें धार्मिक साहित्य देखने को मिलता है, दूसरा आपका लौकिक साहित्य देखने को मिलता है, दूसरा आपका लौकिक साहित्य देखने को मिलता है, तीसरा आपका विदेशी विवरण देखने को मिलेगा। विदेशी विवरण, ठीक, जैसे भारत में कुछ विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के बारे में जो वर्णन किया है उससे भी हमें प्राचीन भारत के कुछ जानने के स्रोत हमें मिल जाते हैं, वहां से भी कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक। तो धार्मिक जो साहित्य है आपके, उसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। ठीक। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ब्राह्मण साहित्य में वेद आ गए, आपके उपनिषद आ गए, आरण्यक, वेदांग और अन्य सूत्र, महाकाव्य इत्यादि इत्यादि इसमें आने वाले हैं। बौद्ध साहित्य में जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, और जैन साहित्य, जितने भी हमारे जैन साहित्य हैं उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। समझे बेटा? तो ये है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के आधार। ठीक है, दो आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने आपको सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको बताया था जैसे कि अभिलेख वगैरह है, पीछे मैंने बताया भी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरातत्व का अध्ययन किस में करते हैं, पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुरातत्व का अध्ययन कहलाता है बेटा आर्कियोलॉजी। क्या कहता है? आर्कियोलॉजी या फिर पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। ठीक, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ध्यान रखना, स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार है, स्टुअर्ट पिगट ने इसे इतिहास की एक शाखा बताया। क्या बताया? इतिहास की एक शाखा बताया है कि ये जो है, ये जो आपका पुरातत्व है वो इतिहास की एक शाखा है। आगे, भारत में पुरातत्व विभाग की परिकल्पना किसने की थी बेटा? कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने की थी। और कब की थी? 1861 1861 ईस्वी में। उस समय पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था। और ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था तो उस समय पर भारत के वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। तो वो वायसराय कौन थे? तो उनका नाम आप लोग लिखेंगे। कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के रहते हुए कनिंघम ने 1861 में एक पुरातत्व विभाग स्थापित किया, जिसे आगे चलकर सन 1866 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा? लॉर्ड लॉरेंस ने इसे समाप्त कर दिया और इसी के स्थान पर सन 1871 ईस्वी में एक विभाग बनाया जिसे क्या कहा गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या कहा गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। यह एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित हुआ, जिसके प्रथम महानिदेशक कनिंघम साहब को बनाया गया। कौन बने प्रथम अध्यक्ष इसके? आप कहोगे जी कनिंघम बने। ठीक है, बात समझे बच्चे? तो ये था आपका कुछ बेसिक पुरातत्व के बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान रखना, सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और
इन चीजों को लिखें ताकि भविष्य में आपके ये सब चीजें काम आने वाली है। आपके एग्जाम में सारी चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि ये चीजें जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि मैंने बताया कि पुरातत्व में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख। तो अभिलेख आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अभिलेख। अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे जी पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश में? इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी से कहा जाता है। ठीक। अभिलेख कैसे हो सकते हैं? तो बेटा ध्यान रखेंगे, अभिलेख आपके पाषाण यानी प्रस्तर, प्रस्तर या इसे क्या लिखेंगे? पत्थर, पत्थर की शिलाओं पर भी बने प्राप्त हो सकते हैं, स्तंभों पर भी हो सकते हैं, यानी जो आपके जैसे अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्रों पर भी हो सकते हैं, और मंदिर की दीवारों पर भी ये लेख लिखे जा सकते हैं। आदि मैंने इसलिए लगा क्योंकि और अन्य स्थानों पर जैसे गुफा लेख होते हैं, जैसे आपको मिलता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, भारत का नामकरण जब बता रहा था, हाथी गुफा अभिलेख, तो गुफा लेख भी हमें प्राप्त होते हैं इसी प्रकार से। ठीक। चलिए, तो अभिलेख का अध्ययन हम दो आधारों में या दो भागों में बांटकर हम करेंगे। पहला एक ऐसे अभिलेख जो भारत से प्राप्त हुए हैं, और दूसरा एक ऐसे अभिलेख जो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? विदेश से प्राप्त हुए हैं। एक आपका भारतीय अभिलेख और एक दूसरा आपका विदेशी अभिलेख। तो इन दो अभिलेखों के आधार पर ही हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे। हम जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास इन अभिलेखों में क्या दर्शाता है। इन अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम जैसा कि पहला हेडिंग डाला था मैंने, विदेशी अभिलेख। कौन सा? विदेशी अभिलेख। तो कैसे अभिलेख? ऐसे अभिलेख जो विदेश से प्राप्त होते हैं। कहां से? विदेशी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जिनका संबंध भारत से भी रहा होगा। ठीक है, या उन अभिलेखों में भारत से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसी के आधार पर हम भारत के इतिहास को पढ़ पाते हैं। तो इन अभिलेखों में भारत के संबंध अन्य देशों से बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार अभिलेख है। पहला अभिलेख इसमें आता है बोगासकोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख बेटा? आप कहोगे पहला अभिलेख आता है इसमें बोगासकोई अभिलेख। और ये जो बोगासकोई अभिलेख है, ये कहां पर प्राप्त हुआ? आप कहोगे बेटा ये एशिया माइनर में मिला। कहां पर? एशिया माइनर, वर्तमान तुर्की, वर्तमान तुर्की। और इसका वर्तमान नाम भी आप लोग लिख सकते हो। क्या कहते हैं अब इसे? तुर्की। ये क्या नाम कर दिया इसी का? हाल फिलहाल में ही तुर्की ये नाम इसका कर दिया है। ठीक है, तुर्की ये नाम इसका वर्तमान में कर दिया गया है। तो इसे 1907 में विंकलर महोदय ने खोजा था। ठीक। इस अभिलेख में वैदिक कालीन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। ये बात आप लोग नोट करके याद रखना बेटा। किसका वर्णन मिलता है? 4 देवताओं का। वैदिक कालीन यानी वैदिक काल जब भारत में स्टार्ट हुआ तो उसमें आपका कुछ देवता आएंगे, यानी धार्मिक जीवन हम पढ़ाएंगे, तब उसमें कुछ देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वे देवता यहां पर भी मिले हैं। किस अभिलेख में लिखित मिले हैं? बोगासकोई अभिलेख में मिले हैं। ठीक। तो ऐसा था कि हित्ती और मित्तिनी कबीला, ठीक है, हित्ती और मित्तिनी नरेश थे, राजा थे। इन दोनों के मध्य संधि हो रही थी और उस संधि में साक्षी रहे थे ये वैदिक कालीन 4 देवता। कौन कौन से हैं? एक आपके इंद्र हैं, दूसरे आपके मित्र हैं, तीसरे आपके वरुण हैं, और चौथे आपके नासत्य हैं। इन नासत्य को आप लिख सकते हैं अश्विनी कुमार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? अश्विनी कुमार। ये एक देवता है आपके अश्विनी कुमार, वैदिक कालीन देवता हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। ठीक है, ये भाई थे, आपस में 2 भाई थे। ठीक है, तो नासत्य कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, अश्विनी कुमार। इनका वर्णन इस बोगासकोई अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। ठीक बेटा, याद रखेंगे। अगला अभिलेख कौन सा आता है? तो एक आता है आपका रबातक अभिलेख। कौन सा? रबातक अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ बेटा। कहां से मिला? अफगानिस्तान से मिला। ठीक है, अफगानिस्तान से मिला। तो इसमें क्या मिलता है? हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। कुषाण वंश की जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर कुषाण के जो आपका कुषाण शासक था कनिष्क के वंशजों का भी प्रमाण यहाँ पर मिल जाता है। कनिष्क के वंशज यानी जो वंशज थे उनका प्रमाण इस अभिलेख में हमें देखने को मिल जाता है। आगे नंबर 3 आता है मेसोपोटामिया का सुमेरी अभिलेख। कौन सा? मेसोपोटामिया का सुमेरी अभिलेख।
और इस अभिलेख से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इस भारतीय इतिहास की क्या जानकारी मिलती है बच्चे, तो ध्यान रखना, इस अभिलेख में भारत का एक स्थल का नाम मिलता है और वो स्थल था आपका सिंधु क्षेत्र को इस लेख में एक नाम दिया गया और नाम क्या था आपका, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ मेलुहा। क्या नाम था? मेलुहा नाम मिलता है किस क्षेत्र का? सिंधु क्षेत्र का। किसमें? सुमेरी अभिलेख में, मेसोपोटामिया का। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत और मेसोपोटामिया के मध्य कुछ संबंध थे, इसीलिए तो उस लेख में भारत के स्थल को नाम दिया गया, जिसका क्या नाम दिया? मेलुहा। इसी प्रकार ईरान का शासक दारा प्रथम था। कौन था? ईरान का एक शासक था दारा प्रथम। ठीक, ईरान में हखमनी वंश का राज था, तो उसी का एक शासक था दारा प्रथम। तो दारा प्रथम के अभिलेखों में भी भारत के कुछ नाम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत के 20 प्रांत, यानी अखामनी वंश में जो जीता था उन्होंने, तो भारत उनका विजित हुआ कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। यानी हखामनी वंश ने जब भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता तो उन्हें कौन सा प्रांत मिला? ये 20वां प्रांत मिला। और वे कौन से क्षेत्र थे? पहला था हिंदू क्षेत्र, ठीक है, हिंदू क्षेत्र जिसे हम क्या कहेंगे? सिंधु कहेंगे। दूसरा गदर क्षेत्र। कौन सा? गदर क्षेत्र जिसे हम गांधार कहेंगे। और तीसरा बेटा सतगु, ये नाम मिलता है और इसे क्या है बात आधुनिक रूप में पंजाब है। तो दारा प्रथम के अभिलेखों में ये 3 नाम हमें मिलते हैं। दैट्स क्लियर हुआ। चलिए बेटा आप आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे भारतीय अभिलेख। कौन से? भारतीय अभिलेख। ये आपके कुछ अभिलेख थे जो मैंने विदेशी अभिलेख बताए, जिससे हमें भारत को जानने की या भारत के प्राचीन भारत को जानने की हमें जानकारी मिलती है यहां से। चलिए आज हम अगले अभिलेख पढ़ते हैं और वो कौन से हैं? भारतीय अभिलेख। ठीक है, देखिए भारतीय अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कहां से प्राप्त हुए? आप कहोगे जी हड़प्पा सभ्यता से। क्यों प्राप्त हुए? तो आप सब आने वाली क्लासों में जानेंगे कि हड़प्पा वासी लिपि जानते थे। ठीक, अर्थात वो लेखन कला की उन्हें जानकारी थी। तो लेखन कला की जब उन्हें जानकारी थी तो वो लिपि जानते थे, तो वहां से कुछ लेख मिले हमें, तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि वह पढ़ा नहीं गया अभी तक, वह पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। तो जब पढ़ा नहीं जा सका है तो इसीलिए हम लोग उसे अभी रखते नहीं। और कहां रखते हैं? आप कहोगे जी आद्य ऐतिहासिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इतिहास के 3 भाग होते हैं और 3 भागों में मैंने आपको बताया था, एक भाग होता है प्रागैतिहासिक काल, एक भाग होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक भाग होता है ऐतिहासिक काल। इन्हीं तीनों को मैंने लेखन कला के आधार पर बांटा था। ठीक, और जब ये बांटा था तो मैंने आपको बताया था जहां से हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते, हम पुरातात्विक सोर्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो आपका है प्रागैतिहासिक काल, जिसके तहत हम पाषाण काल पढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जहां से हमें लेखन कला की जानकारी मिलती है, अर्थात जहां के लोगों को लेखन कला के बारे में पता था, वो था आपका हड़प्पा सभ्यता, परंतु हम उन लेखों को पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना बेटा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्राचीनतम लेख जिनको पढ़ा गया, तो मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल में कौन सा, ऐतिहासिक काल में हम किन्हें रखेंगे, तो उसमें हम किसे रखेंगे? मौर्य काल को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से हमें लेखन कला के प्रमाण भी मिले और हम उन्हें पढ़ भी पाए। ठीक है, हम उन्हें पढ़ भी सकते थे, तो इसलिए हम इसे मौर्य काल में रखेंगे। और मौर्य काल में भी एक ऐसा शासक था, एक महान सम्राट था, जिसने अभिलेखों को लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसका नाम था सम्राट अशोक। क्या नाम था बेटा? सम्राट अशोक नाम था, जिसने लेख लिखवाने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ की थी। यानी लेख लिखवाने का जो शुरुआत मानी जाती है वो अशोक के अभिलेख है, अशोक ने ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक, ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, ये नोट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने खोजा था। किसने खोजा था? टी पैंथलर ने इन्हें खोजा था। और कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसे खोजा था? तो आप कहोगे दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा? दिल्ली मेरठ अभिलेख। दूसरी बात, अब दिल्ली में ये खोज तो दिए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन्हें पढ़ भी पाया गया है। हमने इन लेखकों को, जो लेख हमें प्राप्त हुए हैं, इन लेखों को पढ़ भी लिया है। तो ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो वो था बेटा जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया था। ध्यान रखना, कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और पहला जो लेख था जिसे पढ़ा था वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा था?
दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, अब ध्यान रखना ये दिल्ली में आ गए हैं दोनों। ये बेसिकली इसका मूल स्थान कहां था? दिल्ली मेरठ अभिलेख का मेरठ में था, और दिल्ली टोपरा अभिलेख का टोपरा हरियाणा में एक जगह है वहां पर था। तो इन्हें कौन लाया था? तो इन्हें लाया था कौन बेटा? तो तुगलक वंश का एक शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इन्हें मेरठ और टोपरा नामक स्थान से उठाकर दिल्ली लेकर के आए थे, और वहां के ब्राह्मणों से इन्हें पढ़वाने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल हो गए थे। यानी दिल्ली के ब्राह्मणों से पढ़वाने का प्रयास किया था। ठीक, तो जेम्स प्रिंसेप को इसलिए से पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का वर्णन मिलता है। बेटा कितनी लिपियां? 4 लिपियां। पहली लिपि ब्राह्मी लिपि, दूसरी अरामेइक, तीसरी खरोष्टी और चौथी यूनानी लिपि। तो मैंने आपको लिखा हुआ है कौन कौन सी बेटा? ब्राह्मी लिपि, दूसरी आपका ब्राह्मी लिपि, एक आपका खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। 4 लिपियों में हमें अशोक के अभिलेखों का वर्णन मिलता है। इन अभिलेखों में अशोक एवं उसके साम्राज्य की जानकारी मिलती है। भाई जब अभिलेख ही जो है आपका अशोक के हैं, तो जानकारी भी उन्हीं से मिलनी है, अशोक के साम्राज्य की जानकारी मिलनी है। ठीक, चलिए, अशोक के अनेक नाम हैं, अशोक के अनेक नाम है, और अनेक नामों का जो वर्णन है उसके अभिलेखों में प्राप्त होता है। जैसे बुद्ध शास्त्र, और बुद्ध शास्त्र का अभिलेख जो है, बुद्ध शास्त्र जो नाम है वो कहां पर मिलता है बच्चे? कहां मिलेगा? आप कहोगे तो मास्की अभिलेख में। कहां मिलेगा? मास्की अभिलेख में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मगधाधिराज, एक नाम ये है, और एक नाम प्रियदर्शी। ठीक, ये दोनों नाम आपको कहां मिलेंगे? भाब्रू लेख में या भाब्रू विराट लेख में ये मिलते देखने को। ठीक, उसके बाद देवनाम प्रिय आपको मिलेगा रुमणी देई और गिरनार और निगलीवा। ठीक, निगलीवा। तो ये 3 लेखों में उसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। ठीक, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी ये। ऐसा पूछा जाता है आपसे कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अशोक का मूल नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? अशोक का मूल नाम किन अभिलेखों में मिलता है? तो ध्यान रखेंगे आप, एक है आपका मास्की अभिलेख, दूसरा आपका गुजरा अभिलेख, तीसरा आपका नेतुर और चौथा उडेगोलन अभिलेख। इन 4 लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। एक नोट मैंने यहाँ लिखाया है, तो नोट आप ध्यान रखना, अपने कॉपी में नोट भी स्पेशल कार्य करके लिखिए, क्योंकि ये नोट आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गढ़वाल राजकुमारी कुमार देवी का एक लेख है, ठीक, जिसका नाम है आपका सारनाथ अभिलेख, जिसमें अशोक को धर्माशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्माशोक कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन कौन था? तो आप कहोगे जी ये शक शासक था। ठीक है, जिसका एक लेख है, और यह शक वंश का एक महान शासक था। इस लेख में इसके वंशावली का भी वर्णन प्राप्त मिलता है। ठीक है, इस लेख में हमें इसकी वंशावली का भी वर्णन मिलता है। ठीक, देखते हैं इस लेख की क्या क्या खास बातें थी। चलिए, तो यह जो लेख था 1825 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसे खोजा गया। पहली इंपॉर्टेंट बात इस लेख की, ठीक है, क्या है कि इस लेख को 1825 में जेम्स प्रिंसेप ने खोजा। भैया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ स्थल है कहां पर? आप कहेंगे जी गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में ये जो स्थल है ये आपका देखने को मिलता है। ठीक, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। अगली बात, यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम लेख है, संस्कृत में लिखा गया प्रथम लेख है। अगली बात, यह चंपू शैली में लिखा गया प्रथम लेख है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को भली भांति आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, आपसे पूछ लेगा कि जूनागढ़ अभिलेख की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। आपको उसकी विशेषता याद होनी चाहिए, और तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी विशेषताएं क्या कहती है, क्या क्या इनमें चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये चंपू शैली में लिखा हुआ प्रथम लेख है। चंपू शैली मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों को शामिल करके आगे बढ़ाया लिखा जाता है। ठीक है, अगली बात, इसमें किन्हीं शासकों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से ऐसे शासक हैं? एक आपका अशोक है,
एक आपका सम्राट अशोक, दूसरा आपका रुद्रदामन है और तीसरा स्कंदगुप्त का नाम यहाँ पर मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है। क्यों मिलता है बेटा, तो ध्यान रखेंगे, इसका एक सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था जिसका क्या नाम था, पुष्यगुप्त था। ठीक है, यानी सौराष्ट्र प्रांत का एक सामंत था इसका, यानी सामंत शब्द का प्रयोग यहां तो नहीं है, लेकिन सामंत नहीं कहेंगे, उसे गवर्नर था। और वो जो गवर्नर था, ठीक, तो ये गवर्नर था, ये गवर्नर का नाम क्या था, पुष्यगुप्त। क्या था, पुष्यगुप्त था। ठीक है, इस पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यहाँ देखने को मिल जाता है। अगली बात, इसमें 6 प्रकार के करों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। कौन कौन से, एक भाग है, एक बलि है, एक कर है, शुल्क, विष्टि और पिंड है। ठीक है, ध्यान रखना, भाग, बलि, कर, विष्टि, पिंड और शुल्क, ये 6 प्रकार के करों की जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़े, तो अगला जो लेख आएगा आपका, अगला लेख होगा आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बेटा ध्यान रखना, जितने भी मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको इतिहास के जानने के सोर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आप लोग इन्हें नोट करके चलिए। ठीक, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलेगा आपका। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, ये जो समुद्रगुप्त शासक है, ये कहाँ का शासक है, तो आप कहोगे जी गुप्त वंश का एक शासक है। लिखा किसने है, आप कहोगे जी हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, आप कहोगे हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इस अभिलेख या इस प्रशस्ति की भाषा क्या थी, आप कहोगे संस्कृत थी। इस प्रशस्ति की लिपि क्या थी, आप कहोगे ब्राह्मी लिपि थी। और इस प्रशस्ति की शैली क्या थी, आप कहोगे जी चंपू शैली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों का मिलन होता है, यानी दोनों को मिला करके जिसमें हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं चंपू शैली। ठीक है, आगे इसमें 3 महादंड नायक कहने का मतलब यह है कि वहां पर एक अधिकारी होता था, महादंड नायक। हरिसेन भी महादंड नायक ही था। तो इसमें कौन कौन से थे, ध्रुवभूति था, हरिसेन था और एक था आपका तिलक भट्ट। ये 3 जो आपके महादंड नायकों का उल्लेख मिलता है। और इसमें एक उल्लेख और मिलता है, इसमें एक शासक जहांगीर, यानी आपका मुगल काल जब आएगा तो उसमें एक शासक आता है जहांगीर। इस जहांगीर का उल्लेख भी हमें देखने को यहाँ मिलता है। और बिरबल, अकबर का दरबारी बिरबल का वर्णन भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अगली बात ये मूल रूप से कहां पर स्थित था, तो आप कहोगे जी कौशाम्बी में था। कभी कौशाम्बी में स्थित था तो इसे उठा करके जहांगीर ही लेकर के आया था अकबर के शासनकाल में। कहां, प्रयागराज में। कहां पर, इलाहाबाद में। ठीक है, आधुनिक प्रयागराज कहते हैं, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसे समुद्रगुप्त की क्या कहते हैं बेटा, आत्मकथा कहा जाता है। इसमें इसकी विजयों का वर्णन, विजय की थी इसने, ठीक, भारत की विजय की थी। और भारत की इसने दक्षिण भारत की भी विजय की थी, उत्तर भारत की भी विजय की और दक्षिण भारत की भी विजय की। दक्षिण भारत के 12 प्रांतों के यानी 12 राज्यों को इसने जीता था। कितने बेटा, 12। और वहां पर कुछ नीतियां अपनाई थी, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। तो ये सब आपको गुप्त साम्राज्य जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना इंटरेस्ट के साथ, तब बताएंगे आपको आगे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। और ये मिलता है आपको मेहरौली का लौह स्तंभ। कौन सा, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। लौह मतलब लोहा, इसका मतलब लोहे से संबंधित है। यह लेख वर्तमान समय में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहां पर, दिल्ली में मेहरौली में स्थित है और कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसका मूल स्थान कहां था, तो बेटा ध्यान रखना, इसका मूल स्थान व्यास नदी के पास एक पहाड़ी पर था। जिसे कौन लेकर आया दिल्ली, तो एक तोमर वंश का एक शासक है जिसका नाम है आपका अनंगपाल तोमर। क्या नाम बेटा, अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली में के मेहरौली में इसे स्थापित करा दिया था। अगली बात, इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है बेटा। किस नामक राजा का, चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। और इस चंद्र का समीकरण विद्वानों ने, भारतीय इतिहासकारों ने किससे बैठाया, आप कहोगे जी चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, तो उससे बैठाया है इसका समीकरण। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से समीकरण इसे बैठाया है। इस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने प्रकाशित किया था। इस अभिलेख को दुनिया के सामने जेम्स प्रिंसेप ने लाए थे। अगली बात, इस लेख में चंद्र को विष्णु का भक्त कहा जाता है। किसका भक्त कहा जाता है, विष्णु का भक्त कहा जाता है।
जिसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज का निर्माण कराया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका आता है ऐहोल अभिलेख। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। चलिए, तो ऐहोल अभिलेख की कुछ मुख्य बातें और क्या क्या इसकी विशेषताएं, किसने इसे लिखा, कहां पर यह मिला, ये सब बातें आपको हम बताएंगे। सबसे पहली बात, यह कर्नाटक राज्य है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित मेगुती मंदिर की दीवार पर है। कहां पर है? मेगुती मंदिर की दीवार पर लिखित लेख है। अगली बात, यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एक लेख है। किसका है? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एक लेख है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे जी इसमें वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन। तो उस हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य होने वाले संघर्ष की जानकारी हमें कहां मिलती है? आप कहोगे कहां मिलती है? तो आप कहोगे जी ऐहोल अभिलेख में हमें प्राप्त होती है। अगली बात, इसमें एक व्यक्ति है कालिदास और भारवी, इन दोनों का उल्लेख भी हमें इसी लेख में मिलता है। अगली बात, इस लेख में 7 प्रकार के पापों की चर्चा की गई है। अगली बात, इसमें पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसमें पहली बार गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। बेटा किसका? गुज्जर जाति का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? आप कहोगे जी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अगली इसमें बात क्या लिखी हुई है? तो आप कहोगे जी इसमें लिखा हुआ है कि पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, जिसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलती है। भाषा इस अभिलेख की क्या है? संस्कृत है। भाषा इस अभिलेख की संस्कृत है। आपके सामने लिपि ब्राह्मी लिपि है और लिखा किसने? आप कहोगे जी रवि कीर्ति ने इसे लिखा है। रवि कीर्ति जैन ने इसे लिखा है। ध्यान रखना, किसने लिखा है? रवि कीर्ति जैन ने इसे लिखा है। कब लिखा है? आप कहेंगे जी 634 ईस्वी में इसे लिखा गया। कब लिखा गया? 634 ईस्वी में इसे लिखा गया। इस अभिलेख में शक संवत और कली संवत की जानकारी भी मिलती है। यहां लिख देता हूं, इस अभिलेख में शक संवत और कली संवत, शक संवत और कली संवत की जानकारी भी मिलती है। किस किस की मिलती है बेटा? इस अभिलेख में शक संवत और कली संवत की जानकारी मिलती है। शक संवत और कली संवत की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखना, इन 2 संवत की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आप कहोगे जी ऐहोल अभिलेख। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में कुल ये जो लेख लिखा गया इसमें कुल 19 पंक्तियां हैं और उस 19 पंक्तियों में ही ये सब चीजें बताई गई है हमारे यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अभिलेख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, कौन सा है? एरन अभिलेख। कौन सा बेटा? एरन अभिलेख है। और ये एरन अभिलेख किसका है? तो आप कहेंगे गुप्त वंश के शासक। एरन अभिलेख किसका है? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का ये अभिलेख है। किसका है? आप कहोगे भानुगुप्त का ये अभिलेख है। जैसा क्या लिखा हुआ बेटा? किसका है? भानुगुप्त का ये अभिलेख है। लिखा कब गया था? 510 ईस्वी में इसे लिखा गया। इस लेख के अनुसार क्या बात हुई अभी इस लेख में? तो इस लेख के अनुसार हूण शासकों ने गुप्त साम्राज्य पर हमला बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण का उस समय आक्रमण का जो हूण शासक बताया जाता है, विद्वानों ने उसे संभवतः तोरमाड़ बताया कि तोरमाड़ ने इस समय पर आक्रमण किया था। तो हूण शासक ने जब भानुगुप्त पर आक्रमण कर दिया तो उसका एक सामंत था, यह सेनापति था, जिसका नाम था, आपका यहां लिखा हुआ है, गोपराज। क्या नाम था बेटा? गोपराज था। तो इस युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसी के साथ इसकी पत्नी भी सती हो जाती है। इसलिए बेटा पहला अभिलेखीय साक्ष्य है सती प्रथा का। ध्यान रखना, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा अभिलेख है? आप कहोगे बेटा एरन अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख है। इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आगे गुणेधर अभिलेख, यह गुप्त शासक वैन्यगुप्त का है। ठीक है, किसका है? वैन्यगुप्त का ये लेख है। और वैन्यगुप्त का ये लेख है जिसमें सबसे पहले
ये सबसे पहले वाली बात आप सब लोग अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्योंकि ये चीजें आपको जल्दी से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सामंत शब्द का प्रयोग मिला है। सामंत शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपसे पूछा जाए कहां मिला, तो आप कहेंगे जी गुणेधर अभिलेख किसका है, आप कहोगे जी वैन्यगुप्त का है। क्लियर, वैन्यगुप्त का है। तो सामंत जो है सामंतवादी प्रथा है, ये आगे आपको पढ़ाएंगे इतिहास में कि सामंतवादी प्रथा किस साम्राज्य प्रारंभ हुई, कब हुई, किसके शासनकाल से ये प्रारंभ हो जाता है और किसके शासनकाल से ये सबसे ज्यादा उच्च कोटि पर पहुंच जाती है, यानी अपनी उन्नति कर लेती है सामंत व्यवस्था। चलिए, इस प्रकार प्राचीन भारत के अनेक राजवंशों ने अनेक लेख लिखवाए, जो कि कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे कनिष्क के कुछ लेख मिलते हैं, रबातक अभिलेख मैंने बताया अभी आपको अफगानिस्तान में मिलता है, रबातक अभिलेख है, और आपका सुई बिहार लेख है, सारनाथ का एक लेख है, सांची लेख है, मथुरा लेख है, ये सब आपका कनिष्क के अभिलेख है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट करके है लिखा हुआ है धनदेव का मथुरा, आपका धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिससे हमें अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। और किसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो शुंग वंश का एक शासक था पुष्यमित्र शुंग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये सब चीजें वहां पर पूछी जाती है, तो इसलिए मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूं कि आप नोट करते चलिए, तो इसलिए करते चलिए ताकि आपको फिर दोबारा से कहीं पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और इन नोट्स के द्वारा ही आप अपने एग्जाम को सफल कर जाओ, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। ठीक है, चलिए, तो अयोध्या लेख जो है इसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। आगे पढ़ते हैं। वाकाटक वंश की एक रानी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। अब ये प्रभावती गुप्ता कौन है? गुप्त साम्राज्य की ही एक लेडी है जिसका विवाह जो है वाकाटक नरेश से हो जाता है। ठीक है, तो वो अब वाकाटक साम्राज्य की रानी हो गई, जिसने रिद्धपुर और पूना ताम्रपत्र लेख लिखवाए थे। ताम्रपत्र लेख कौन कौन से? रिद्धपुर और पूना। पूना मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं देखने को मिलेगा। आगे राष्ट्रकूट वंश के एक शासक हैं गोविंद तृतीय, जिनका एक लेख है राधनपुर। कौन सा है? राधनपुर लेख है। और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के ही एक शासक है गोविंद चतुर्थ, जिनका एक लेख है काम्बे लेख और संगली लेख। काम्बे और संगली अभिलेख इनके प्राप्त होते हैं। आगे कुमार गुप्त के कुछ अभिलेख हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के एक शासक है कुमार गुप्त, ठीक है, जिसका विल्सक लेख है। कहां मिला बेटा? एटा में देखने को मिलता है। कहां मिला? एटा में देखने को मिला। ठीक, एटा आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एटा यानी जिला है। उसके बाद मनकुमर इलाहाबाद में यानी वर्तमान प्रयागराज में। कर्मदंडा जो अभिलेख है फैजाबाद में देखने को मिला। ठीक है, यानी फैजाबाद से इसकी प्राप्ति हुई। फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अयोध्या। ठीक है, अब जिले का नाम चेंज हुआ है ना, तो अयोध्या नाम रख दिया गया है। मंदसौर मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र में मंदसौर नामक अभिलेख मिला। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे तुमैन अभिलेख ग्वालियर। ये सब आपको ओरली में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? आगे जब हम इन शासकों का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में इन्हें बताया जाएगा, क्योंकि इन अभिलेखों से कुछ स्पेशल जानकारी इन शासकों से संबंधित मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? जब हम इसे पढ़ेंगे आगे तो उसी शासक के सामने इन लेखों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे हम इन चीजों को। चलिए, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का एक शासक है स्कंदगुप्त, जिसका एक लेख मिला है भीतरी स्तंभ लेख। कहां पर? गाजीपुर। आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भीतरी स्तंभ लेख और भीतर गांव मंदिर है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। तो भीतरी ये लेख है, ये अभिलेख है, स्तंभ लेख है, जो कहां पर मिला? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। एक कहोम लेख है जो यूपी के गोरखपुर में, और एक सूपिया लेख है जो आपका मध्य प्रदेश के रीवा में मिला, और गढ़वा लेख इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज से देखने को मिला। तो ये 4 लेख स्कंदगुप्त के हैं, याद रखेंगे। चलिए, ये आ गया आपका हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये आ गया आपका हर्षवर्धन, और इस हर्षवर्धन के कुछ लेख हैं वंशखेड़ा लेख। कौन सा लेख? वंशखेड़ा लेख। इस लेख में जानकारी क्या मिली? तो इस लेख में पहली बार ब्राह्मी लिपि में
हर्षवर्धन के सिग्नेचर मिले, यानी हस्ताक्षर मिले। क्या मिले? ब्राह्मी लिपि में इस लेख में हस्ताक्षर मिले। कौन सा लेख है बेटा? याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के किस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में हुए हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक आएगा वंशखेड़ा लेख। तो अगर जिस बच्चे को पता होगा वो सही आंसर करेगा, जिसको नहीं पता होगा सीधा से बात कट जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में भी बाहर होगा वो। ठीक है। दूसरा, ये कहां पर प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से देखने को मिला। मधुबन लेख, मऊ, मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा, तो मधुबन लेख हर्षवर्धन का है, जो कहां से मिला आपको? मऊ से देखने को मिला। आगे पाल वंश के कुछ लेख हैं, खालीनपुर लेख, नालंदा अभिलेख और भागलपुर अभिलेख। ये भागलपुर अभिलेख पाल वंश की बहुत सारी जानकारी देता है, जब पाल वंश पढ़ेंगे वहां बताएंगे। गढ़वाल वंश, इसका एक शासक आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्या नाम है? जयचंद है। इसे तो सुनते ही आप लोग सब जान जाएंगे, जयचंद ये नाम है इस शासक का। तो ये जयचंद तो है, ठीक है, गढ़वाल वंश का एक शासक है। तो गढ़वाल वंश का आपको कौन सा लेख मिलेगा? कमोली अभिलेख और राहत अभिलेख मिलेगा देखने को। कमोली और राहत अभिलेख यहाँ देखने को आपको मिलेगा। चंदेल राजा हैं जिनका नाम है धंग, चंदेल शासक धंग का खजुराहो लेख आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? चंदेल शासक, चंदेल वंश के शासक धंग का एक लेख है खजुराहो अभिलेख, जिससे हमें कुछ चंदेल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मिहिरभोज, ध्यान रखना, मिहिरभोज का एक ग्वालियर लेख, जिसमें पहली बार शून्य का अभिलेखीय प्रमाण है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं दे बताएगा इन चीजों को, ध्यान रखना। कोई भी YouTube पर आप चैनल खोल कर देख लीजिए, इन चीजों को कोई नहीं पढ़ाता। और आजकल का जो एग्जाम है वो बड़ा ही टिपिकल अच्छे तरीके से बना रहे हैं आयोग। ठीक, आप सब लोग देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, एक एग्जाम हुआ था अभी पीछे UPSSC पैट का, उसमें भी कुछ चीजें बहुत ही बच्चों के हार्ड लगा पेपर। तो इसी प्रकार से उन्होंने बहुत घुमा फिरा करके प्रश्नों को पूछा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इन चीजों को पढ़ते रहिए। तो यह पहला अभिलेख के साक्ष्य है बेटा, ध्यान रखना। आगे दक्षिण भारत के राजाओं ने भी कुछ अभिलेख लिखवाए, दक्षिण भारत के राजाओं ने भी कुछ अभिलेख लिखवाए। और वो कौन कौन से अभिलेख थे? तो आप कहोगे जी, एक राजा थे राजाधिराज, ठीक है, जिनका मणिमंगलम अभिलेख हमें देखने को मिलता है। मणिमंगलम अभिलेख हमें देखने को मिलता है। जैसे चोल वंश के कुछ अभिलेख हमें देखने को वहां पर मिलेंगे, चोल वंश के कुछ मंदिर भी मिलेंगे। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग काम किए हैं। कुछ उपाधियां भी हैं, जब हम चोल साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। इस प्रकार बेटा भारत में अनेक राजवंशों ने अनेक अभिलेख लिखवाए, जिससे हमें भारत के साम्राज्य या भारत के प्राचीन इतिहास को जानकारी मिलती है। ठीक है, जानने की जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि बेटा यहां से एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, समझे। चलिए, ये आज की क्लास बेटा यहीं पर, मुझे लग रहा है यहीं पर रुक जाएगी। चलो, तो कैसी लगी आप सब लोगों को ये वीडियो? सभी लोग अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहिए बेटा, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।